India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सोनम वांगचुक की रोजाना स्वास्थ्य जांच के निर्देश। कहा, जीवन बचाने के हर चिकित्सीय प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। सरकारी डॉक्टर प्रतिदिन वांगचुक की स्वास्थ्य निगरानी करेंगे। यूपी पुलिस ने गवाहों को धमकाने मामले में आशीष अजय मिश्रा को दी क्लीन चिट। कहा, कोई केस नहीं चलेगा। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। बुलडोजर मामलों की सुनवाई अब हाई कोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिकाएं सुनने से किया इनकार। कहा, अंतरिम राहत हाई कोर्ट सुनवाई तक जारी रहेगी। कुणाल कामरा ने सहयोग पोर्टल की वैधता को दी चुनौती। सहयोग पोर्टल और कंटेंट हटाने के नियमों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने केंद्र से 29 जुलाई तक मांगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट्स राउंडअप में अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. रुक करेंगे कोर्ट से जुड़ी खबरों का, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और चिकित्सीय स्थिति की सरकारी डॉक्टर रोजाना निगरानी करें और उनका जीवन बचाने के लिए हर संभव चिकित्सीय प्रयास किए जाएं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया जब केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी डॉक्टर प्रतिदिन वांगचुक के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को निर्देशों के आधार पर बताया कि वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की रोजाना निगरानी की जाएगी। डॉक्टरों की राय के अनुसार यदि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए किसी भी प्रकार के चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि किसी भी नागरिक का जीवन अमूल्य है और उसे बचाने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करने चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के रुख की सराहना करते हुए वांगचुक की चिकित्सीय और नैदानिक स्थिति की प्रतिदिन निगरानी करने का निर्देश दिया। यह आदेश उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया जिसमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का जीवन बचाने के लिए अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी। वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने 20 जून से जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होकर अनशन शुरू किया था। यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में कथित प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के विरोध में चल रहा है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने हाईकोर्ट से केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि वांगचुक को अस्पताल ले जाकर उन्हें जबरन पोषण दिया जाए। याचिका में कहा गया कि वांगचुक का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। उनका वजन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। यदि उनका अनशन जारी रहा तो अगले 2 दिनों में उनकी जान भी जा सकती है। यदि उनकी मृत्यु होती है तो ये देश और दुनिया के लिए अत्यंत शर्मनाक होगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार वांगचुक के साथ किसी कट्टर अपराधी, आतंकवादी या राष्ट्रद्रोही जैसा व्यापार कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वांगचुक की स्वास्थ्य जांच प्रतिदिन की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी वांगचुक सरकारी डॉक्टरों को जांच की अनुमति देते हैं, उनकी जांच की जाती है। कई बार निजी डॉक्टर भी आकर उनका परीक्षण करते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से वांगचुक की जांच करें क्योंकि जीवन अमूल्य है। अदालत ने सरकार से स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट के बारे में भी पूछा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।
इसके बाद अदालत ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिनमें आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2024 में दिए गए बुलडोजर न्याय संबंधी ऐतिहासिक फैसले का उल्लंघन करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में तथ्यात्मक विवाद शामिल है, इसलिए उन्हें संबंधित हाईकोर्ट में उठाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच नहीं कर सकता। अदालत ने सभी अवमानना याचिकाएं संबंधित हाईकोर्ट को भेजते हुए कहा कि सभी कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न खुले रहेंगे। जिन मामलों में पहले नोटिस जारी किए गए थे वे भी अब संबंधित हाईकोर्ट में आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ में कुछ मस्जिदों को गिराए जाने के मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन हुआ है वहां शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका कहना था कि केवल 15 मिनट में ये साबित किया जा सकता है कि अदालत के निर्देशों का घोर उल्लंघन हुआ है। महाराष्ट्र के एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने दलील दी कि कई बार स्थानीय नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से बुलडोजर कार्रवाई की घोषणा के बाद ही ध्वस्तीकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के हलफनामे से भी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कई मामलों में कार्रवाई इतनी तेजी से होती है कि ये दंडात्मक कार्रवाई प्रतीत होती है। एक अन्य मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बताया कि उनके मुवक्किल के फलों के जूस का ठेला बुलडोजर से हटाया गया और उस दौरान एक टीवी एंकर लाइव प्रसारण कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि नवंबर 2024 के फैसले में कुछ अपवाद भी निर्धारित किए गए थे। यदि किसी निर्माण पर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है तो ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच आवश्यक होगी, जिसे अवमानना कार्यवाही में नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जय माल्या बागची ने कहा कि नवंबर 2024 का फैसला उन मामलों को रोकने के लिए दिया गया था जहां अपराध के आरोपियों के घरों को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में बुलडोजर से गिराया जा रहा था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अवैध निर्माणों को पूर्ण संरक्षण मिल गया है। उन्होंने कहा कि अदालत की अंतरात्मा उस समय झकझोर दी गई थी क्योंकि निर्दोषता की संवैधानिक धारणा की अनदेखी की जा रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जहां अवैध अतिक्रमण कानून के शासन को कमजोर करता है वहां बुलडोजर का उपयोग आवश्यक हो सकता है, लेकिन कानून लागू करने के नाम पर किसी व्यक्ति को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। असली प्रश्न यह है कि निर्माण अधिकृत था या नहीं और क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। मध्य प्रदेश के एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एस मुरलीधर ने बताया कि सभी मामलों में ये विवाद है कि क्या ध्वस्तीकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए किया गया या नहीं। चूंकि दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और कई तथ्यात्मक विवाद मौजूद हैं, इसलिए इनका निर्णय हाईकोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। साथ ही निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दी गई अंतरिम राहत हाईकोर्ट में कार्यवाही पूरे होने तक जारी रहेगी। हालांकि दोनों पक्ष आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम आदेशों में संशोधन के लिए संबंधित हाईकोर्ट का रुख कर सकेंगे। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कक्षा 9 से तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर नया भाषा विषय थोपना अनावश्यक मानसिक दबाव बढ़ाता है। उन्होंने कहा यदि तीसरी भाषा पढ़ानी ही है तो इसकी शुरुआत कक्षा 6 से होनी चाहिए, कक्षा 9 से नहीं। ये टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की उस अपील पर सुनवाई के दौरान की गई जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया था। तमिलनाडु लंबे समय से जेएनवी का विरोध करता रहा है क्योंकि इन विद्यालयों में 3 भाषा नीति लागू होती है। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु की ओर से कहा गया कि राज्य की मुख्य आपत्ति
3 भाषा नीति को लेकर है। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि नीति में कहीं भी हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाषा और अंग्रेजी के साथ कोई भी तीसरी भाषा पढ़ाई जा सकती है। जब राज्य की ओर से बताया गया कि तीसरी भाषा कक्षा 9 से अनिवार्य होती है, तो न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा पहले ही विद्यार्थियों के लिए तनावपूर्ण होती है, क्योंकि यहीं से बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे समय में नई भाषा जोड़ना छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। अपने छात्र जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में तीसरी भाषा की पढ़ाई मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से शुरू होती थी। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी नई भाषा शुरू की जाए उतना बेहतर होता है। केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई, सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड सभी में 10वीं की परीक्षा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कक्षा 9 में नई भाषा शुरू नहीं करनी चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तमिलनाडु सरकार से ये भी कहा कि केवल इसलिए केंद्र योजनाओं का विरोध नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे केंद्र सरकार की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों और योजनाओं को रोकना उचित नहीं है। खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आर महादेवन भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालयों को लेकर केंद्र और तमिलनाडु के बीच बातचीत अभी जारी है। यदि बातचीत विफल होती है तभी अदालत मामले के गुण दोष पर विचार करेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय की है। मामले की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि देश के 666 जिलों में 689 जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक भी विद्यालय स्थापित नहीं हो सका क्योंकि राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया। वहीं तमिलनाडु का कहना है कि उसकी वैधानिक 2 भाषा नीति के कारण 3 भाषा आधारित जेएनवी योजना लागू नहीं की जा सकती। राज्य में ये भी दावा किया गया कि उसके मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पहले से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं और केंद्र चाहे तो नए जेएनवी खोलने के बजाय इन्हीं विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़े गवाह को धमकाने के प्रकरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके पुत्र आशीष मिश्रा की कोई भूमिका नहीं पाई गई है, इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। ये जानकारी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की खंडपीठ के समक्ष दी गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुख्य मुकदमे की सुनवाई की निगरानी कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि गवाह को धमकाने के मामले में केवल एक आरोपी अमनदीप सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम आरोप पत्र में भी नहीं है और मुख्य मुकदमे की सुनवाई अगले 3 महीने में पूरी होने की संभावना है। ये मामला 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की भीड़ पर आशीष मिश्रा से जुड़ी गाड़ियां चढ़ा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन मुकदमे की प्रगति पर नजर रखने के लिए मामले को लंबित रखा हुआ है। गवाह को धमकाने का मामला मुख्य मुकदमे के गवाह बलजिंदर सिंह की शिकायत के बाद सामने आया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें अपना बयान बदलने और गवाही से पीछे हटने के लिए धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाए जाने के बाद लखीमपुर खीरी के सहायक पुलिस अधीक्षक पंजाब के मुक्तसर पहुंचे, जहां बलजिंदर सिंह रह रहे थे और उनका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 195A, 506 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और मामला फिलहाल ट्रायल कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस की स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेते हुए शिकायतकर्ता को अपना जवाब हलफनामे के रूप में दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। पुलिस की शिकायत रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि मुख्य मुकदमे में अभी 64 गवाहों की गवाही होना बाकी है। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने होगी।
अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 3 महीने के भीतर ऐसे कैदियों की समय पूर्व या समय से पहले रिहाई के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर अधिसूचित करें जो अत्यधिक वृद्ध हैं या लाइलाज एवं अंतिम अवस्था की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अदालत ने कहा कि ये नीति संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से परामर्श कर बनाई जाए ताकि पात्र कैदियों की पहचान और प्रक्रिया का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हो सके। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार, असशक्त और अंतिम अवस्था की बीमारी से जूझ रहे कैदियों की मानवीय आधार पर रिहाई के लिए देश भर में समान दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि राज्यों की नीति में पात्रता के स्पष्ट मानदंड और रिहाई पर विचार करने की पूरी प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए। साथ ही टर्मिनल इलनेस यानी अंतिम अवस्था की लाइलाज बीमारी की स्पष्ट और समान परिभाषा भी दी जानी चाहिए। इस संबंध में राज्य संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय द्वारा प्रकाशित हैंडबुक ऑन प्रिजनर्स विद स्पेशल नीड्स में दी गई परिभाषा को आधार बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य में मंडल और राज्य स्तर पर स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित किए जाएं, जो कैदियों की बीमारी और चिकित्सीय स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर प्रमाणित करें। नीति में आवेदन दाखिल करने, उसकी जांच करने और उस पर निर्णय लेने की समयबद्ध, पारदर्शी और सरल प्रक्रिया भी निर्धारित की जाए। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रक्रियागत देरी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण कोई कैदी अपने जीवन के अंतिम महीने या वर्ष जेल में बिताने को मजबूर हो जाए। रिहाई से संबंधित प्रत्येक निर्णय कारण सहित होना चाहिए और उस पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी उपलब्ध रहेगा। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इस नीति को अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों के कामकाज से जोड़ा जाए। ये समितियां समय समय पर वृद्ध, लाइलाज बीमारी से पीड़ित या शारीरिक रूप से असशक्त कैदियों के मामलों की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार जमानत, पेरोल, सजा में छूट या अन्य कानूनी राहत की सिफारिश करें। राज्यों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा सुझाए गए प्रारूप को अपनाने या स्थानीय जरूरतों के अनुसार उसमें संशोधन करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय पूर्व रिहाई से संबंधित पूरी प्रक्रिया को ई प्रिजन्स पोर्टल से जोड़ा जाए। इस पोर्टल पर आवेदन दाखिल होने से लेकर मेडिकल जांच, जेल प्रशासन की रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड और यूटीआरसी की सिफारिशें, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय तथा उसके कारण दर्ज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक तकनीकी सहायता और डिजिटल ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 को होगी, जिसमें अदालत अपने निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करेगी। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर केंद्र सरकार को 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में सहयोग पोर्टल और सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नियम 3 उपधारा 1 उपधारा डी में 2025 में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। कामरा का कहना है कि यह व्यवस्था पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के बिना ऑनलाइन सामग्री हटाने का रास्ता खोलती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र गुगे और न्यायमूर्ति गौतम अनखाड़ की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को तय की। अदालत ने कुणाल कामरा को 6 अगस्त तक अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने की भी अनुमति दी। सुनवाई के दौरान कामरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज सिरवाई ने कहा कि कई अवसर मिलने के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने अदालत से कहा कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 19 उपधारा 1 उपधारा क के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार से जुड़ा है, इसलिए इसमें देरी उचित नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए अगस्त तक का समय मांगा, लेकिन कामरा की ओर से इसका विरोध किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र को 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने इसे केंद्र के लिए अंतिम अवसर घोषित करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया है कि सहयोग पोर्टल और नियम 3 उपधारा 1
उपधारा डी के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री हटाने की एक समांतर व्यवस्था बनाई गई है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को दरकिनार करती है। कामरा का तर्क है कि इस व्यवस्था के तहत उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना दिए बिना उनकी सामग्री हटाई जा सकती है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि नियम 3 उपधारा 1 उपधारा डी और सहयोग पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सीमा से बाहर हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 के फैसले के विपरीत हैं। साथ ही दलील दी गई है कि धारा के केवल मध्यस्थों को सीमित कानूनी संरक्षण देती है, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से सामग्री हटाने की नई व्यवस्था बनाने का अधिकार नहीं देती। कामरा ने राज्यों और विभिन्न सरकारी विभागों को ऑनलाइन सामग्री हटाने या अवरुद्ध करने के निर्देश जारी करने की शक्ति दिए जाने को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार ऐसा अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.